एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा और रानी की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था काव्या। काव्या, तुम हमारी सबसे बड़ी धरोहर हो। इस बच्ची की सुंदरता तो कुछ खास ही है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका भविष्य कैसा होगा? हाँ, यही सोच रहा था। हम राज्य के ज्योतिष से इसके भविष्य के बारे में जानने जाएंगे। राजा और रानी ने राज्य के ज्योतिषी से काव्या के भविष्य का पता लगाने के लिए सलाह ली। इस पर ज्योतिषी ने कहा, यह राजकुमारी बहुत भाग्यशाली है। जब यह बड़ी होगी उसके कदमों से रत्न बिखरेंगे और जब वह बोलेगी तो उसके शब्दों से मोती गिरेंगे। राजा और रानी इस बात को सुन के बहुत खुश होते हैं और ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जैसे जैसे काव्या बड़ी होती गई उसकी सुंदरता सभी को हैरान करने लगी। एक दिन जब राजकुमारी बगीचे में जा रही थी तो उसकी सुंदरता देखकर हर कोई खो जाता। ये सब राजा देखते हैं और कहते हैं, काव्या, तुम सच में भाग्यशाली हो। तुम्हारी सुंदरता अब सभी को मंत्रमुग्ध कर रही है। काव्या, यह माला हमेशा मेरे गले में रहती है। मुझे तो कभी नहीं समझ आया कि यह माला इतनी खास क्यों है। तुम्हारे जन्म के समय यह माला तुम्हारे गले में आई थी। शायद यह किसी विशेष कारण से है। काव्या की गले में पहनी सोने की माला एक रहस्य थी। कुछ दिनों के बाद वो ज्योतिष वापस राजमहल आता है। तब राजा ज्योतिष से उस माला के बारे में पूछता है। तब ज्योतिष कहता है, यह हार इसकी जिंदगी का हिस्सा है। इसे कभी भी इसके गले से नहीं उतारना चाहिए और हमेशा पहन के रखना चाहिए। काव्या, इस हार को हमेशा अपने गले में रखना। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे 20वें जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक भेंट देता हूँ। ये लो, सोने की चप्पलें। अरे वाह, ये चप्पलें बहुत सुंदर है। मैं इसे हमेशा पहने रखूंगी। राजकुमारी काव्या सोने की चप्पल पाकर खुशी से झूम उठी। वह हर जगह से पहनकर जाती और गर्व महसूस करती। एक दिन राजकुमारी काव्या अपनी सेविकाओं के साथ फूल लेने जंगल जाती है। तभी राजकुमारी का पैर फिसल जाता है और एक चप्पल खाई में गिर जाती है। ओहो नहीं, मेरी चप्पल! कृपया इसे ढूंढो, मेरी सोने की चप्पल नीचे गिर गई। राजकुमारी, हम इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। राजकुमारी की चप्पल एक बड़ी खाई में गिर गई थी। सेविका ने कई घंटों तक उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चप्पल नहीं मिली। राजकुमारी, हमें खेद है, लेकिन वह सोने की चप्पल नहीं मिल पाई। चप्पल खो जाने के बाद भी राजकुमारी काव्या ने राजा को सारी बात बताई और राजा ने राज्य में घोषणा करवाई। जो भी राजकुमारी की चप्पल को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बहुत समय बाद एक राजकुमार विजेंद्र, जो कि एक राजकुमार थे, वो शिखर पर जाते हैं और उन्हें वो चप्पल मिल जाती है। ये तो सोने की चप्पल है। मुझे इसे ले जाकर महल में दिखाना चाहिए। माँ देखो, ये सोने की चप्पल। क्या ये किसी राजकुमारी की हो सकती है? बिल्कुल बेटा, यह चप्पल किसी सुंदर राजकुमारी की हो सकती है। यदि ये चप्पल इतनी सुंदर है तो वो राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार विजेंद्र को पता चलता है कि ये चप्पल राजकुमारी काव्या की है। हमने बहुत दूर के एक पहाड़ी प्रदेश के बारे में सुना है, जहाँ एक राजा की बेटी की सोने की चप्पल एक खाई में गिर गई थी। यह तो वही चप्पल हो सकती है। बेटा, तुम इस चप्पल को राजा के पास लेकर जाओ और यदि वो तुम्हें धन या घोड़े का इनाम दे तो उसे स्वीकार मत करना, बल्कि उनकी बेटी का हाथ मांगना। मैं जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगा।
विजेंद्र चप्पल लेके राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। काफी महीनों के बाद वो महल पहुंच जाता है। महाराज, मैं आपकी खोई हुई चप्पल लेके आया हूँ। ये चप्पल मैंने बहुत दूर पहाड़ी क्षेत्र में पाई थी। चप्पल देख के मानो राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो कहते हैं, तुमने हमारी चप्पल ला दी। तुम क्या चाहते हो? घोड़ा, चांदी, सोना? मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ के कहने पर यहाँ पे आया हूँ। मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दें तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। ये मेरे हाथ में नहीं है। मैंने अपनी पुत्री का बिना उसकी आज्ञा के विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। ये वही है जिसने मेरी खोई हुई चप्पल वापस लाई है। मुझे लगता है मैं उससे विवाह कर सकती हूँ। पिताजी, मैं राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ। यदि तुम खुश हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजकुमारी काव्या और राजकुमार वीरेंद्र का विवाह धूमधाम से हुआ। कुछ दिन बाद राजकुमार ने राजा से अनुमति मांगी कि वह अपनी पत्नी के साथ अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं। राजकुमारी की देखभाल अब तुम्हारे हाथ में है। ये जो सोने का हार काव्या के गले में है, इसे कभी मत उतारना। इसमें इसकी जान बसती है। राजा ने उन्हें बहुत सारे उपहार, धन, हाथी और घोड़े दिए। वे दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए खुशी खुशी रवाना हो गए। समतल प्रदेश की रानी ने जब अपने बेटे को इतनी सुंदर बहू के साथ देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। माँ, पापा, ये मेरी पत्नी काव्या है जो मेरे साथ आई है। बिल्कुल, हमारे बेटे को बहुत ही अच्छी और सुंदर पत्नी मिली है। राजकुमारी काव्या के आने से राजा और रानी बहुत खुश थे। लेकिन राजकुमारी की पहली पत्नी सुधा अपनी सौतन को देखकर ईर्ष्या करने लगी और उसे नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। हम दोनों बहन जैसी हैं। तुम्हारी सुंदरता को देख लगता है राजकुमार तुम्हें पसंद करते हैं, सही? आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। काव्या, तुम हमारी बेटी जैसी हो, लेकिन सुधा से होशियार रहना। वह पहले भी कई बार अपना स्वभाव दिखा चुकी है। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे दूर देश की यात्रा पर जाना है काव्या। तुम घर पर सुरक्षित रहना और मेरे माँ पापा का ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि सुधा कोई शैतानी ना करे। मैं सब ठीक रखूंगी, चिंता मत कीजिए। राजकुमार की यात्रा पर जाते ही सुधा ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। तुम हमेशा ये सोने की माला पहन कर रखती हो। क्या इसका कोई गहरा राज है? यह माला मेरे जीवन की रक्षक है। यही मेरा जीवन है, इसीलिए इसे मैं हमेशा पहने रखती हूँ। शायद इसका कोई गहरा राज हो। राजकुमारी काव्या के हार के बारे में सुनकर राजकुमारी सुधा ने अपनी विश्वसनीय सेविका को आदेश दिया, वह हार चुरा कर ले आओ। सेविका चुपके से उसके गले से हार उतार लाई। अगली सुबह राजा और रानी ने अपनी प्यारी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब वे अंदर गए तो देखा कि काव्या का शरीर ठंडा पड़ा था। उसका चेहरा सफेद हो गया था। ना वह जीवित थी ना मृत, लेकिन उसमें एक दिव्य सौंदर्य था। चारक, क्या तुमने रात में किसी को मंडप के आसपास आते देखा है? क्या बहू रानी बीमार थी? नहीं महाराज जी, कोई नहीं आया था। बहू जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। राजा और रानी ने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया। महाराज, बहुरानी के शरीर में प्राण नहीं है, वह मृत है। यह सुनकर राजा और रानी का दिल बैठ गया। शोक से दोनों का संसार उजड़ गया। अपने बेटे के आने तक इस पवित्र देह को यही मंडप में रखा जाएगा। संस्कार कार्य भी तभी करेंगे।
राजा और रानी हर रोज मंडप के पास जाते, अपनी प्यारी बहू के शांत और सौम्य चेहरे को देखते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काव्य के शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह वैसे ही सुंदर और शांत लग रही थी जैसे किसी गहरी नींद में सोई हो। महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी देह में कोई सड़न नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा लगता है वो जीवित हो। दिन बीतते गए और फिर वह दिन आया जब राजकुमार वीरेंद्र वापस लौटा। जैसे ही राजकुमार लौटा, उसे सीधे मंडप के पास ले जाया गया। वहां काव्य का चेहरा उसी तरह का था जैसे वह सोई हुई हो। ये क्या हुआ पिताजी? मेरी सुधा इतनी शांत क्यों है, जैसे वो सो रही है? बेटा, यह हमारे भाग्य की क्रूर लीला है। आज वेद ने कहा है कि बहुरानी के देह में प्राण नहीं रहे, लेकिन देखो, उसका चेहरा अब भी वैसा ही है। राजकुमार काव्य के पास बैठ गया। वह उसे देखकर रोने लगा। ये सब असंभव लगता है। क्या काव्या के प्राण सच में चले गए हैं या कोई अदृश्य शक्ति इसे रोक रही है? जिस सेविका ने काव्य के गले से हार चुराया था, वह हर रात सोने से पहले अपना सोने का हार उतार देती और अगली सुबह पहन लेती। यह क्या हो रहा है? मैं रात को जीवित हो जाती हूँ और दिन में फिर से मृत हो जाती हूँ। मेरे गले का हार कोई इसे चुरा ले गया है। रात को जागृत होने के बाद काव्या अपनी प्यास बुझाने के लिए पोखर की ओर जाती। वह कुछ खाती पीती नहीं थी। अगले दिन पागल सा राजकुमार एक बार फिर मंडप के पास पहुंचा। ये क्या है? ये रत्न और मड़िया? क्या ये कोई संकेत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि काव्या के शरीर में अभी भी कहीं प्राण अंश बचा हो? शाम ढलते ही उसके मन में मंडप पर लौटने की बेचैनी बढ़ने लगी। वह जैसे ही मंडप पर पहुंचा, उसने देखा कि एक स्त्री पोखर की ओर जा रही थी। ये कौन हो सकती है? रुको, ये तो मेरी काव्या है। आप राजकुमार, आप सच में यहाँ हैं? यह कोई सपना तो नहीं? मंडप के पास जलते दीपक की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को देखा। काव्या की आंख में चमक लौट आई। राजकुमार के दिल में ऐसा लगा जैसे उसकी खोई हुई दुनिया वापस आ गई हो। सुधा, यह चमत्कार है। मैं अपने प्राण वापस पाकर धन्य हो गया। राजकुमार, यह चमत्कार नहीं बल्कि एक श्राप है। मैं केवल रात में जीवित हो सकती हूँ। दिन में मेरा जीवन समाप्त हो जाता है। किसी ने मेरा जीवन हार चुरा लिया है। क्या? तुम्हारा जीवन हार? किसने ऐसा किया? मैं इसे वापस लाकर रहूंगा। राजकुमार ने काव्या से वादा किया कि वह हार को ढूंढकर वापस ले आएगा। वह सारी रात मंडप पर उसके साथ बैठा रहा और उसकी कहानी सुनता रहा। सभी नौकर और सेवक तुरंत मेरे सामने हाजिर हो। महल के सभी कर्मचारी उसके सामने उपस्थित हुए। जैसे ही राजकुमार ने सेविका के गले में काव्या का जीवन हार देखा, उसका गुस्सा फट पड़ा। यही है वह हार। रक्षक, इस सेविका को तुरंत पकड़ लो। राजकुमार का आदेश सुनकर सेविका डर गई और उसने अपने पाप का पूरा सच उगल दिया। उसने बताया कि यह सब पहले बहू के कहने पर हुआ था। उसने जानबूझकर काव्या का जीवन हार चुरवाया था ताकि उसे तकलीफ दी जा सके। उन दोनों ने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सेविका और उसकी स्वामिनी दोनों को जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। मंडप पर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी पत्नी काव्या के गले में वह अमूल्य हार पहनाया। जैसे ही वह हार गले में पड़ा, काव्या की प्राण शक्ति लौट आई। उसका चेहरा फिर से दमकने लगा और वह उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार, यह सब आपके कारण संभव हुआ। आपने मुझे मेरे प्राण लौटा दिए। सुधा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा था। अब हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया है। काव्या के जीवित होने की खबर महल में पहुंचते ही
राजा और रानी की आंख में नई सी चमक लौट आई। उनका उजड़ा हुआ परिवार फिर से बस गया। यह खुशी की खबर पूरे राज्य में फैली और सभी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। प्रिय मित्रों, यह कहानी यही समाप्त होती है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हर मुश्किल को पार कर सकता है।